संभल में लगातार यहां एसआई की टीम हर पहलू पर जांच आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अलग अलग चीजें, बावड़ी के बाद कुआं भी मिला, ये जानकारी मिल रही है। और पिछले 5 दिनों से एसआई लगातार जांच कर रही है और बावड़ी की आज भी एसआई जांच करने वाली है, जानकारी मिल रही है। संभल में जो इलाके हैं, चंदौसी और आसपास के इलाके जहां कुएं मिल रहे हैं, कूप और बावड़ियां मिल रही हैं, उन तमाम चीजों को यहां एसआई बारीकी से जांच कर रही है। डीएम ने इसके लेकर पत्र लिखा था और उसके बाद प्राचीन बावड़ी के जो रहस्य हैं वो पता लगाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये दावा किया गया था कि जो संभल की जामा मस्जिद है, दरअसल वो हरिहर मंदिर है, और ऐसे में ये बार बार क्या कहा गया है कि संभल हमारी प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है, और यही वजह कि एसआई अब सच पता करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, संभल में इन दिनों सनातन के हर दिन प्रमाण मिल रहे हैं और इसी को लेकर जब बावड़ी मिली तब से ही वहां पर खुदाई का काम जारी है। एसआई की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार छानबीन की जा रही है, रहस्य पता करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, आपको ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत में सबसे पहले आपको पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी दिखाई थी। आज एडमिनिस्ट्रेशन उस जगह पर पहुंचा है, डीएम खुद यहां पर है, संभल के एसपी संभल के यहां पर है। और देखिए, जिस दरवाजे से हम अंदर गए थे और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई थी, आज उसी दरवाजे से जो संभल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब अंदर जा रहा है। और काफ़ी प्राचीन ये बावड़ी जो है वो बताई जाती है, बहुत पुरानी है। बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो यहाँ पर आकर ठहरा करती थी। अंदर काफ़ी दरवाजे हैं, पुराना जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर अंदर था। और आज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुँचा है। हालांकि इसको चोर कुएं के नाम से भी जो स्थानीय लोग हैं वो जानते हैं। क्यों चोर कुएं का नाम इसको लेकर रखा गया, ये बड़ा सवाल है। क्या पुरानी जो सभ्यता है उसको छुपाने की कोशिश और यही कारण था कि नाम बदलकर इसको चोर कुआं रख दिया गया। और अब जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौके पर पहुँचा है और तमाम जो कवायद है वो यहाँ पर अब की जा रही है, संभवतः जिस तरीके से चंदौसी में बावड़ी मिली उसके बाद उसके सौंदर्यीकरण, उसकी खुदाई को लेकर काम किया जा रहा है। इस बावड़ी को लेकर भी अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है ये 5 मंजिला है, कोई कहता है तो ये 15 मंजिला है। लेकिन अब जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा है उसको सौंदर्यीकरण को लेकर जो काम किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें हमने आपको अंदर की पहले भी दिखाई थी। आज तमाम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, अंदर पहुंचे हुए हैं और हर संभवतः जिस तरीके से संभल की संस्कृति का जायजा लेने, संभल की संस्कृति को उभारने की बात संभल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, आज एडमिनिस्ट्रेशन उन सभी जगहों पर पहुंच रहा है। और अब देखना होगा कि क्या सौंदर्यीकरण में इस पृथ्वीराज चौहान की बावली का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जतिन एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पिछले 5 दिनों से एएसआई की टीम संभल के चंदौसी पहुंची हुई है और वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है उस बावड़ी का जिसको चोर कुआं भी कहा जाता था। आखिर इस तरह का नाम रखने के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखिए, लगातार खुदाई का काम चल रहा है। पहले मशीनों के द्वारा खुदाई की गई, उसके बाद मैनुअली खुदाई की गई, यानी कि फावड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं मजदूर और वहां से मलबा हटा रहे हैं और फिर आगे जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि इसी बावड़ी के भीतर कमरे भी हैं, आला भी है, दीवारें हैं। दीवारों पर वो निशान है जो बताते हैं कि सनातन की पहचान है। और यहाँ पर सनातन के सबूतों को छिपाने का प्रयास किया गया था, उन्हीं सबूतों को उजागर किया जा रहा है और हर रोज नए रहस्य निकलकर सामने आ रहे हैं। संभल की बावड़ी में कितने रहस्य छिपे हुए हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। यह सवाल जस का तस बना हुआ है। लेकिन आज 5वां दिन हो चुका है जब एएसआई की टीम रोज पहुंचती है और वहां पर मजदूरों को बताया जाता है कि कैसे किस दिशा में आगे खुदाई का काम करना है। तस्वीरें आप देखिए, कैसे ये आला मिला है और वहां पर वो निशान मिलते हैं, वो चिन्ह मिलते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पहले पूजा पाठ होती थी। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग आते थे, अपनी आस्था से जुड़े हुए जो रीति रिवाज है उनको निभाया जाता था। ये संभल में कभी कुआं, कभी तीर्थ स्थल, कभी मंदिर, कभी बावड़ी, ऐसे ही हर रोज नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब सवाल ये बड़ा है कि एएसआई की टीम अभी कितने दिन और इस बावड़ी को लेकर निरीक्षण करेगी। अभी क्या कुछ और निकलकर सामने आना है, इसका थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन सख्ती से कदम उठाया जा रहा है ताकि सबूतों के साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आपको बताएं जापान पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ। ये बड़ी जानकारी मिल रही है।
जापान पर यहाँ बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ है, लोग परेशान है क्योंकि साइबर हमले से सब कुछ रुक सा गया है। जापान में एयरलाइंस पर ये साइबर अटैक हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और बहुत बड़ा ये अटैक है जिसे कहा जा रहा है, क्योंकि जो सेवाएं हैं विमानों की सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई, काफी समय तक प्रभावित रही। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अब उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं, रिस्टोर किया गया है। लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा साइबर हमला जापान पर माना जा रहा है, क्योंकि उड़ानें कई घंटों तक प्रभावित रही, यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हो गई, उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो आपको बताएं कि जापान पर देखिए एयरलाइंस का जो पूरा सिस्टम है उसको पूरी तरह से यहां हैक कर लिया गया। बड़ा साइबर अटैक हुआ है जापान पे और ऐसे में लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो गई। जो उड़ानें थी उनका टाइम रिशेड्यूल होने लगा और कंपनी का आंतरिक और बाहरी सिस्टम इससे पूरी तरह से इफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर इससे फर्क पड़ा, क्योंकि जो फ्लाइट्स थी उनको लेकर जो पूरा सिस्टम था वो क्रैश कर गया और साइबर हमले से ऐसे में टिकटों की बिक्री भी रोकी गई। यात्री बड़ी संख्या में वहां पर एयरपोर्ट पर खड़े रहे, लेकिन अब आपको बताएं अब जाकर इसे रिस्टोर कर लिया गया है और अब जाकर टिकटों की बिक्री शुरू हो पाई। लेकिन काफी लंबा समय ये साइबर अटैक से पूरी तरह से सिस्टम फ्रीज रहे। तो ऑपरेशन घुसपैठिए से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अलग अलग राज्यों में एक्शन देखने को मिल रहा है। तो देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठ पर कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई असम, दिल्ली, महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में बीते दिनों 17 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ के जरिए ये जानने की कोशिश हो रही है कि भारत में जब वो आए तो कैसे आए, किसके जरिए आए। तो तमाम पहलुओं पर पूछताछ भी होगी, लेकिन तीन राज्यों में इस वक्त जबरदस्त तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है अवैध घुसपैठियों को लेकर। तो देखिए मुख्य तौर पर 3 राज्य हैं, दिल्ली, असम, महाराष्ट्र, जहां पर ये ड्राइव चल रही है। जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनके कागजों की कार्रवाई की जा रही है, चेकिंग हो रही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो संख्या है वो 17 है, जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। ये पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 14 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। अवैध रूप से भारत आए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जबरदस्त एक्शन में है। लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से पुलिस को आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से सूचना के आधार पर छापा मारा, जिसमें इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास से कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, गली गली से पकड़ा जा रहा है। भारत सरकार का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार में जुटी है, उसके खिलाफ भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि देश को दीमक की तरह चाट रहे इन घुसपैठियों से देश की इकोनॉमी की रक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।